हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ 27 अप्रैल के डिस्कशन के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो मोर कोविड जैब्स फॉर चिल्ड्रेन गेट नॉड। तो यहाँ पे ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 2 वैक्सीन जो है वो किस लिए क्लियर किया गया है, बच्चों के लिए। तो बच्चे अभी तक आपको पता है 12+ के लोगों को वैक्सीन लग रहा था, तो 5 to 12 और 6 to 12 2 ग्रुप में जो है वो 2 वैक्सीन का अप्रूवल किया गया हाल ही में, कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन। 2 वैक्सीन जो है वो क्लियर किया गया फॉर इमरजेंसी यूज। और अगर हम बात करें तो कौन अप्रूवल देता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI अप्रूव किया है द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर 2 एंटी कोरोना वैक्सीन इन चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप 5 and 12। और अगर हम बात करें तो कोर्बेवैक्स को कौन बना रहा है, बायोलॉजिकल ई कंपनी जो है वो हैज बीन अप्रूव फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 12। तो 5 से 12 कोर्बेवैक्स और इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोवैक्सीन का जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है वो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। तो ये 2 वैक्सीन जो है वो अप्रूव किया गया। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी भारत बायोटेक का इनएक्टिवेटेड होल वेरिएंट वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी लग रहा है कि इनको 15 से 18 के ग्रुप के बच्चों को, और बायोलॉजिकल ई का जो हमारा प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है वो 12 से 15 के बीच में ऑलरेडी लग रहा है। तो ये 2 नए वैक्सीन का जो वर्जन है वो ऐड किया गया है फॉर 5 to 12 एंड 6 to 12 ईयर्स। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोर्बेवैक्स बना कौन रहा है, बायोलॉजिकल ई कंपनी, और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना रही, अप्रूवल DCGI देती है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल्स दिख रहे हैं। एक तो ड्राफ्ट ऑफ न्यू IT लॉ लाइकली टू बी आउट इन मे। तो आपको पता है कि हमारा जो IT लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कब का है, 2000 का है। सो ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हैव पास्ड। तो कहीं ना कहीं क्या ज़रूरत है अभी आज के डेट में, एक नया जो अभी के टाइम से रेलेवेंट रखने वाला IT एक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि IT रिवॉल्यूशन टाइप से हुआ है। अगर हम बात करें तो हम चाहे अगर बात करें कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो बेस्ड है हमारा किस पे, इसी पर है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को अपना IT लॉ को एक्चुअली अभी के टाइम से अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई कि मई में जो है वो पहला ड्राफ्ट जो है इस IT लॉ का शायद सामने आ सकता है। तो डेफिनेटली वी विल ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग। बट आपको बस ये जानना था यहाँ पे कि हमारा IT एक्ट जो था वो कब का था, 2000 का है। तो दैट मीन्स कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन वेरी ओल्ड लॉ, और अभी के टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज करने से अच्छा है कि हम नया कानून ही लेकर आ जाए। और दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि यूपी के CM ने अपने मिनिस्टर्स को और ऑफिसर्स को, यानी पब्लिक सर्वेंट से मांगा है कि आप अपने जितने असेट्स हैं उसका डिक्लेरेशन कीजिए। अपने साथ साथ अपने रिलेटिव्स के असेट्स का डिक्लेरेशन आपको करने के लिए किसने बोला है, यूपी के CM ने। तो ये आप एक एज अ प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट ने हाल ही में ऐसा जारी किया है कि अपने मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स को कि आप हमें क्या कीजिए, अपना असेट्स डिक्लेयर कीजिए। साथ साथ आप इसको अपने मेंस के आंसर में इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं इन गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस को के टॉपिक में आप यूपी का ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ क्या है, अपना नहीं, इसमें साथ साथ अपने साथ साथ किसका, अपने रिलेटिव्स का और फैमिली मेंबर्स का भी जो डिक्लेयर करना है, क्या, ऑल देयर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन 3 months ऑफ टेकिंग ओथ। 3 महीने, शपथ लेने के 3 महीने के अंदर उनको ये सारा कुछ डिस्क्लोज करना है। और उनका एम क्या है कि ये पता चल सके कि फैमिली मेंबर्स का गवर्नमेंट के अंदर कोई रोल ना है। तो ये गुड गवर्नेंस की तरफ हमारा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बेटर इंश्योर करने के लिए ये स्टेप जो है यूपी का बहुत ही अच्छा है। तो आप प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन बन ही सकता है, आप अपने मेंस के आंसर में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन। हाईकोर्ट सेट्स अप अ कमिटी लेड बाय किरण बेदी ऑन रोहिणी आश्रम। तो रोहिणी आश्रम में कुछ हुआ था, 2 महिलाओं के साथ वहाँ पे इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया था। तो उसके इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट ने जो है वो एक कमेटी बनाई है, जिसके लिए किसके अंदर, किरण बेदी के अंदर। तो आपको यहाँ पे कमेटी का नाम जो है वो पूछ सकता है, किरण बेदी कमेटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ऑन ट्यूसडे formed a committee under supervision of retired IPS officer Kiran Bedi to look into the affairs of an ashram in Rohini where 2 men were allegedly kept confined, women were allegedly kept confined in animal like conditions। तो ये हम लोग को जाना है कि किरण बेदी कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, उससे ज़्यादा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन
इंडियाज डेजिग्नेशन बाय USCIRF। तो क्या है ये एक्चुअली पूरा एडिटोरियल या आर्टिकल हम लोग बात करें कि यूएस, पहले तो हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें इस आर्टिकल से, USCIRF क्या है पहला, दूसरा एक्चुअली इसने क्या रिपोर्ट में अपने बोला है, उसके बाद इसका हमारे लिए इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जब बात करते हैं तो प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करें तो प्रियम्बल में एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन वर्ड जो हमारा है दैट मीन्स कि वी आर इंटरनली सुप्रीम प्लस वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, तो इस केस में जब इंडिया के इमेज को ग्लोबली टार्निश किया जाए, जैसे यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट भी बहुत बार ऐसा करती है, और अब ये जो हमारा USCIRF का रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग भी, तो कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए चैलेंज हो सकता है। तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि कैन इंडिया बी कॉल्ड सॉवरेन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अभी के टाइम पे क्या इंडिया को सॉवरेन कहा जा सकता है सच में, लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस। तो जब आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो जो पॉइंट जिसमें कि चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे कि सॉवरेनिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं आज के डेट में, तो ये रिसेंट रिपोर्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब आइए USCIRF पे क्या। अभी न्यूज़ में इसलिए था कि 2022 का एनुअल रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम दैट इज USCIRF has recommended that India should be designated a country of particular concern, CPC, country of particular concern। एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे बनेगा कि country of particular concern जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और इसमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न उस कैटेगरी को बोलते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि वो गवर्नमेंट, उस कंट्री को ये दिया जाएगा टाइटल जो गवर्नमेंट बहुत ही पुअरली अपने रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया पे काम कर रही हो। तो धर्म से लेकर जो फ्रीडम है, हमारी आज़ादी है, उसके ऊपर जो सबसे पुअर तरह से जो गवर्नमेंट काम करती है उसको किस में डालने की बात की जाती है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बाय USCIRF। तो ये न्यूज़ हुआ। दूसरा कि अब USCIRF है क्या, सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन बॉडी है विच वॉज क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट IRFA जो हमारा है 1998 का यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके द्वारा बनाया गया था इसको विथ अ मैंडेट टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन ग्लोबली। दुनिया भर में जो रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो है ये हमने क्या देखा है कि इंडिया को कहाँ डालने की ज़रूरत है, इंडिया को डालने की ज़रूरत है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में, बिकॉज यहाँ पे कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो देखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजियस फ्रीडम, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली क्या क्या उन्होंने जिक्र किया है, तो आप देखिए इट हाईलाइटेड द यूज ऑफ UPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पहला, अगेंस्ट दोज डॉक्यूमेंटिंग रिलीजियस परसिक्यूशन एंड वायलेंस, डिटेल द क्रिएशन ऑफ हर्डल्स अगेंस्ट द इंश्योरिंग, प्लस रिलीजियस और चैरिटेबल NGOs का इंटरनेशनल फंडिंग को कंट्रोल और ये करने का कहीं पे, पार्टिकुलरली मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन एंड देयर नेबरहुड्स। तो ये सारा चीज़ जो है वो इन लोगों ने हाईलाइट किया है, जिसके तहत ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला जाए। अब इस कैटेगरी में ऑलरेडी कितने कंट्रीज हैं ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑलरेडी इसमें इंडिया के बाद पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, ये सारे कंट्रीज ऑलरेडी इस जोन में हैं। तो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए एक्चुअली ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसीलिए हो सकती है बिकॉज इंडिया और यू, देखो डेफिनेटली हम अगर बात करेंगे तो आप ये देखिए कि जो इसके रिकमेंडेशन है दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। तो ये क्लियर आप समझ लीजिए कि जो भी ये रिकमेंडेशन दे रही है, जैसे हमारे यहाँ की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो भी रिकमेंडेशन दे रही है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। उसी तरह USCIRF का जो रिकमेंडेशन इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द अमेरिकन गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो फिलहाल इंडिया अमेरिका का सिचुएशन है जैसे विथ रिस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर, तो चांसेस हैं कि अभी थोड़ा सा स्टैंड अमेरिका का हल्का डिफर हो सकता है, ये कंसर्न इंडिया के लिए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे डायमेंशन को दोनों एंगल से समझ लीजिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें, जैसे कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न किससे रिलेटेड हुआ, आपको USCIRF के बारे में हो गया, ये सारा कुछ हम लोग को जानना ज़रूरी है कैसे बना, और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर और स्पेशली द वर्ड सॉवरेनिटी के ऊपर। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए अगले पे आते हैं।
मिशन अंत्योदया शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। तो यहाँ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्कीम का एनालिसिस जो है वो बेसिकली किया गया है एन ए ओमेन के द्वारा। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पहले एक आर्टिकल के बारे में जिक्र किया है, आर्टिकल 243G एंड 243W। तो पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा गया था, एग्जैक्ट वर्ड्स आप समझिए। सो इट मैंडेट्स लोकल गवर्नमेंट्स टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स, लोकल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी प्लान्स को। ये आर्टिकल 243G और 243W में दिया हुआ है। इसी के तहत ये बोल रहे हैं कि जो भी अंत्योदय योजना है, जो कि बहुत सारे स्कीम्स का एक साथ मिलाकर रूरल डेवलपमेंट की ओर काम करता है, उसका एफिकेसी कितना ज़्यादा है उसका एनालिसिस इन्होंने किया है। अगर आप बात करें इनके अकॉर्डिंग तो कुछ डेटा इन्होंने रिवील किया है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत अगर हम बात करें तो 90% रूरल हाउस होल्ड में सैलरीड जॉब्स नहीं है, 53.7 मिलियन हाउस होल्ड लैंडलेस हैं, 6.89 मिलियन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड है, उनके पास कोई अडल्ट मेंबर नहीं है सपोर्ट करने के लिए, 49% जो है वो मल्टीपल डेप्रिवेशन से सफ़र कर रहे हैं, 51.4% जो है वो मैनुअल कैजुअल लेबर पे सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो ये सारा डेटा जो इन्होंने देखा है, इस डेटा को एनालाइज करते हुए बोल रहे हैं कि जो मिशन अंत्योदय है, जिस पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया, इट शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। और इसमें रोल किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लोकल गवर्नमेंट का। तो ग्राम पंचायत के जो गैप्स हैं ये जब ठीक हो गए तो अपने आप ये पर्टिकुलर जो हमारा एम है, मोटिव है, वो कहीं ना कहीं अचीव किया जाएगा बहुत आसानी से। तो हम लोग मिशन अंत्योदय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो इट इज़ अ कन्वर्जेंस, ध्यान से देखिए, इट इज़ अ कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क विच एम्स टू ब्रिंग ऑप्टिमम यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अलोकेटेड बाय 27 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो रूरल एरियाज के लिए लगभग 27 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के जितने भी काम हैं उनका रिसोर्स का मैनेजमेंट और ऑप्टिमम यूज इंश्योर करना विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइंग कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। तो अंत्योदय का ये मुद्दा है, ये एम है। एंड इट स्ट्राइव्स टू रियलाइज द विजन ऑफ पॉवर्टी फ्री इंडिया बाय 2022। और इस स्कीम के तहत क्या एम किया गया था कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी फ्री हो जाए 2022 तक, ठीक है। एंड इट इज इन्वाइसेज एज ए स्टेट लेड इनिशिएटिव विद ग्राम पंचायत एज फोकल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एफर्ट्स। और कहीं ना कहीं अगर इसको सक्सेस में लाना है तो मिशन अंत्योदय का जो फोकल पॉइंट था वो था ग्राम पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि 243G एंड W की बात करें तो इट अलाउज क्या लोकल गवर्नमेंट्स टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्लान्स। आगे अगर बात करें तो हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे आज का, तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि कल के भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और आज के भी क्वेश्चन हैं। सो द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट नागचाला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नागचाला का जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है वो किस स्टेट में है, हिमाचल, सिक्किम, असम, गुजरात। सो अगर आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोगों को पता है कि नागचाल जो है वो कहाँ पर मौजूद है, मंडी में, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पर जो है वो क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से मिलकर एक MOU साइन किया और ग्रीनफील्ड जो हमारा क्या है एयरपोर्ट कहाँ पे, नागचाला कहाँ पे, मंडी, हिमाचल में लॉन्च किया गया है। उसके बाद क्यूराइल आइलैंड्स जो हमने कल डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, क्यूराइल आइलैंड्स ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक या इंडियन ओशन। तो कल हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। किसके बीच में डिस्प्यूट है क्यूराइल आइलैंड, इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन रशिया एंड जापान। चलिए, सो जापान की डिप्लोमेटिक ब्लू बुक 2022 की जो इट डिस्क्राइब क्यूराइल आइलैंड एज बीइंग अंडर रशियाज इलीगल ऑक्यूपेशन। तो लगभग 2 डिकेड यानी 20 सालों के बाद ऐसा क्लेम किया है जापान ने, तभी ये न्यूज़ में भी कल था और इसीलिए ये न्यूज़ में हम लोग आए क्योंकि 22 अप्रैल को ऐसा जापान ने क्लेम किया है कि वो एरिया जो है उस पर इलीगल ऑक्यूपेशन कौन कर रखा है, रशिया। चलिए, आपको इस डिस्प्यूट के बारे में अगर जानना है, जो लोग आज की वीडियो देख रहे हैं वो कल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिस्कशन किया हुआ है। Then with reference to BharatNet project, consider the following statements. It is the world's largest optical fiber-based rural broadband connectivity project and it is executed by Bharat Broadband Network Limited (BBNL). तो आपको बता दें ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये भारत नेट प्रोजेक्ट जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड
है। तो BBNL का ये इनिशिएटिव है और लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। देन with reference to anti-defection law, consider the following statements. The 52nd Amendment Act 1985 provided for the disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection from one political party to another. एक political party से दूसरे political party में कोई डिफेक्ट करके जाता है तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया। ये बिल्कुल सही जवाब है, स्टेटमेंट है। सेकेंड, शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज नॉट शेड्यूल 8, इट इज शेड्यूल 10। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 ओनली, ठीक है। तो ये आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन। देन विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो अभी हमने देखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In its 2022 report, the United States Commission on International Religious Freedom recommended India be designated a country of particular concern, CPC। तो हमने अभी देखा स्टेटमेंट सही है। एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टिसन बॉडी क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998, ये भी हमने देखा और ये भी स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा 27 अप्रैल का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर डिस्कशन था। अगर आपका कुछ फीडबैक है, सजेशन है, प्लीज़ आप कमेंट में डालिए एंड प्लीज़ हमारे न्यूज़ को रोज फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।